हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इनकम टैक्स एक्ट और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, और आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इनकम विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, और ये इंक्लूसिव नेचर की है ना कि एग्जॉस्टिव, जिसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड करके बताया गया है कि यह इनकम में शामिल होंगे, और अगर किसी और तरीके की आय है तो वो भी कानून के दायरे में आएगी, भले ही उसका मेंशन इस सेक्शन में किया गया हो या ना। वहीं अगर ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती तो सिर्फ वही स्रोत इनकम के, वही सोर्स काउंट होते जो यहाँ मेंशन है, बाकी कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है ना कि एग्जॉस्टिव। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट्स एंड गेन्स। प्रॉफिट्स में आते हैं बिजनेस की आमदनी जो नियमित रूप से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, और गेन्स में आते हैं असाधारण कमाई या विशेष लाभ, जैसे किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ना, और ये दोनों ही टैक्स के लिहाज से इनकम माने जाते हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगराइज करा जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स की इनकम होती है जो उन्हें कंपनीज शेयर्स पे देते हैं। उसके बाद है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल, रिलीजियस और एजुकेशनल। बेसिकली कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर कोई इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट रिसीव करता है तो वो उसकी इनकम में काउंट होता है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17। इसमें हेयर परक्यूजिट मीन्स पर्क विच इज़ एन एक्स्ट्रा बेनिफिट गिवन इन एडिशन टू सैलरी। फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, company car for personal use, free electricity, gas, servant, medical facility. And profit in lieu of salary mean any payment received instead of salary, whether in cash or in kind. देन नेक्स्ट हमारे पास होते हैं स्पेशल अलाउंसेस। ये कुछ एक्स्ट्रा मनी गिवन टू सर्टेन एक्सपेंसेस, एंड दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम इफ़ इट इज़ नॉट स्पेंट और एक्सीड्स द लिमिट। नेक्स्ट वी हैव अलाउंस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, and this is fully taxable as a salary income. And next point, it says that if a director or a relative of a director or any person having substantial interest in the company receives any benefit or facility from the company, it will be treated as income whether it can be converted into money or not. And in next point it says that any amount that is taxable under these section related to business or profession will be treated as income. For example, profit and gains of business and profession under section 28, and recovery of losses under section 41, and recovery of certain deduction under section 59. So these are also counted as income. उसके अलावा है हमारे पास any cash assistance or export duty drawback, simply any kind of financial help provided by government to business, especially exporter, and is also included in income. And then next we have capital gains under section 45. It is a profit arising from the transfer or sale of a capital asset and is treated as income under section 45. And then next we have some profit and gain of insurance business, winning from lotteries, crossword puzzles, race including horse races, card games, gambling, betting includes any game of chance, skill, TV show, electronic mode, etc. Then some received on account of provident fund, superannuation fund, welfare fund, some received under Cayman insurance policy, या फिर सम रेफर टू इन सेक्शन 28। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में भी करेंगे। देन असिस्टेंस ऑफ कैश और एनी काइंड लाइक सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, जस्ट बिकॉज समथिंग इजंट इन दिस लिस्ट डज नॉट मीन इट इज़ नॉट इनकम। नेचुरल मीनिंग ऑफ इनकम अप्लाइज हेयर। ऑल राइट, देन नेक्स्ट है हमारे पास सम जनरल प्रिंसिपल। इसमें हम कुछ रूल्स देखेंगे कि कौन सी चीज़ इनकम में काउंट होगी और कौन सी नहीं, जिसमें फर्स्ट है फॉर्म ऑफ इनकम। इट सेज दैट इनकम मे नॉट बी इन फॉर्म ऑफ कैश only, it may be in kind or service, that is in form of other property, right, which have some monetary value,
ऑलराइट, तो वो भी इनकम में काउंट होती है। देन नेक्स्ट वी हैव लीगैलिटी और इलीगल इनकम। ये पॉइंट सिंपल ये कहता है कि टैक्स लॉ डज नॉट केयर वेदर इनकम इज़ लीगल और इलीगल, इनकम इज़ इनकम, और भाई इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। और यही बात इस केस में भी हेल्ड करी गई थी, CIT वर्सेस प्यारा सिंह के केस में। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। देन उसके बाद है हमारे पास रिलीफ फ्रॉम एक्सपेंसेस। अगर किसी एक्सपेंसिव में हमें किसी तरह का रिलीफ मिल रहा है, कोई कंसेशन मिल रहा है, या मान लीजिए कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है उसमें हमें रिम्बर्समेंट मिल रही है या कोई कंसेशन मिल रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हमें 50 रुपये का कंसेशन मिला है तो वो अब 50 रुपये हमारी क्या प्रॉपर्टी हो गई या इनकम हो गई, सॉरी। तो ऐसा नहीं होता है, वो इनकम में काउंट नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव पिन मनी। It is simply a money received by a woman from her husband for her dresses, jewelry, household expenses, and saving out of it. It is not her income, and any property acquired from such saving would be her capital asset, और वो भी टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर उन कैपिटल एसेट को बेच दिया जाता है और कैपिटल गेन होते हैं तो वो टैक्सेबल हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल। अगर कोई इनकम या प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड टाइटल की है तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल डिसाइड होने तक टैक्स नहीं पे किया जाएगा, बल्कि जो रिसिपिएंट है जिसके हाथों में वो पर्टिकुलर इनकम है वो टैक्स के लिए चार्जेबल होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल गिफ्ट। ये जनरली इनकम में काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू का है, तो एंड दैट टू फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, दैट इट इज़ काउंटेड एज इनकम एंड इज़ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56। देन नेक्स्ट है हमारे पास लम्प सम वर्सेस रिक्रूइंग। देखो, अगर कोई इनकम हमें रिक्रूइंग में मिल रही है तब भी उस पर टैक्स लगेगा, अगर कोई इनकम हमें लम्प सम अमाउंट में मिल रही है तब भी उस पर टैक्स लगेगा, और अगर उसमें बोनसेस भी आ रहे हैं तो तब भी उस पर टैक्स लगेगा, तब भी वो इनकम में काउंट करी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम वो इनकम होती है विच इज़ डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेज assessee ड्यू टू द लीगल ऑब्लिगेशन, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम वो इनकम होती है विच इज़ रिसीव्ड फर्स्ट एंड देन स्पेंट बाय द assessee। डाइवर्जन ऑफ इनकम नॉट टैक्सेबल इनकम होती है और एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम होती है। बेसिकली डाइवर्जन ऑफ इनकम में असेसी के पास कंट्रोल ऑन इनकम नहीं होता, और एप्लीकेशन में इनकम पहले असेसी के पास आएगी, उसका फुल कंट्रोल होगा और वो वॉलंटरी अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करेगा। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कोई मिस्टर ए पर्सन है, उन्होंने अपनी विल बनाई कि मेरे मरने के बाद मेरी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है मिस्टर बी को जाएगी, और इस प्रॉपर्टी से जो 50,000 रुपीज़ रेंट रिसीव हो रहा है उसमें से 20,000 रुपीज़ जो है वो मिस्टर सी को दिए जाएंगे। तो ए के मरने के बाद प्रॉपर्टी बी के पास आई, और बी को जो उस प्रॉपर्टी से 50,000 का रेंट रिसीव हो रहा है उसमें से उसको 20,000 जो है वो सी को देना होगा, विच इज़ हिज लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे बी की जो इनकम है वो 50,000 नहीं 30,000 मानी जाएगी, क्योंकि जो 50,000 है उस पूरी इनकम पे उसका कंट्रोल नहीं है, उसको 20,000 देने पड़ेंगे सी को। तो जो यहाँ पे इनकम जो है वो बी के पास पहुँचने से पहले डाइवर्ट हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ 30,000 ही टैक्सेबल होगी, 50,000 टैक्सेबल नहीं होगी। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम, और ये नॉन टैक्सेबल होता है, और अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो तो टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जैसे CIT वर्सेस शीतल दास तीरथ दास केस है 1961 का। इसमें क्या था कि एक हस्बैंड को कोर्ट ने डिग्री पास करी थी हस्बैंड के अगेंस्ट कि भाई वो मेंटेनेंस पे करेगा अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को। तो यहाँ पे हस्बैंड क्या बोलता है कि सिंस मेरे को तो कोर्ट ने डिग्री पास करी है, मेरी तो लीगल ऑब्लिगेशन है अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेनेंस देने की, तो इस केस में क्या होगा, ये जो है ये डाइवर्जन ऑफ मनी हो रही है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कोर्ट ने बोला था कि नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ मनी है, क्योंकि इनकम पहले हस्बैंड रिसीव कर रहा है और हस्बैंड के हाथों में पूरी इनकम आ रही है, तो वो टैक्सेबल है, वो बाद में दी जाएगी मेंटेनेंस के तौर पे उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को। तो दैट इज़ नॉट डाइवर्जन, दैट इज़ एप्लीकेशन। इसी तरह से हमारे पास एक केस है CIT वर्सेस सुनील जे
किनारी वाला। इस केस में क्या था कि कुछ एक पार्टनरशिप फर्म थी, वहाँ पे कुछ पार्टनर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो है ना अपने प्रॉफिट का 50% शेयर जो है वो किसी ट्रस्ट को देंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो अब वो क्या बोलते हैं कि हमने तो भाई 50% शेयर है हमारे प्रॉफिट का वो ट्रस्ट को दे दिया है, तो हमारी इनकम तो डाइवर्ट हो गई है। लेकिन नहीं, कोर्ट बोलता है कि आपके पास पहले पूरी इनकम आ रही है, आपकी पूरी इनकम आपके कंट्रोल में आ रही है। सिंस पार्टनर्स जो है वो यहाँ पे असेसी हैं, तो असेसी के पास पहले इनकम आ रही है और वो उनके पूरे कंट्रोल में भी है। अब वो वॉलंटरली बाद में किसी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइवर्जन हो रही है। इनकम पहले तो उनके पास आ रही है ना पूरी, तो वो पूरी टैक्सेबल होगी। उसके बाद वो जिसको मर्जी चाहे दे, वो वॉलंटरी जैसे मर्जी दे या कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करे। लेकिन पहले इनकम उनके पास आ रही है, उनके असेसी के कंट्रोल में है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। डाइवर्जन सिर्फ तभी होती है जब असेसी के पास पहुंचने से पहले ही वो डाइवर्ट हो रही हो। ऑल राइट, तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम का। देन नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। और इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल होते हैं और कैपिटल रिसिप्ट exempted फ्रॉम टैक्स होते हैं अनलेस इट इज़ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर एक्ट एंड दैट टू एट स्पेशल रेट्स। और इनकम टैक्स एक्ट हैज़ नॉट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड देयरफॉर वी हैव टू डिपेंड अपॉन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ कोड्स। हम यहाँ दो मेन टेस्ट कंसीडर करेंगे जो कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि जो रिसिप्ट है वो किस चीज़ को रिप्लेस कर रही है। अगर तो फिक्स्ड कैपिटल रिप्लेस हो रहे हैं तो वो तो हो जाएगा भाई कैपिटल रिसिप्ट। और फिक्स्ड कैपिटल वो होते हैं जो बिजनेस का स्ट्रक्चर या बैकबोन होते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट। तो इनके लिए अगर कोई कंपनसेशन रिसीव हो रही है ना, तो वो होगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। और अगर सर्कुलेटिंग कैपिटल रिसीव हो रही है तो वो हो जाती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटिंग कैपिटल में हमारे पास आ जाता है स्टॉक, गुड्स, ट्रेडिंग आइटम्स। अब इन चीज़ों के लिए अगर हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है या कंपनसेशन मिल रही है तो वो हो जाती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। देन सेकेंड टेस्ट हमारे पास आता है सोर्स वर्सेस इनकम टेस्ट। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर हमें कोई कंपनसेशन सोर्स ऑफ इनकम को सब्सटीट्यूट कर रहा है तो वो तो हो जाता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट, और अगर इनकम के लॉस को सब्सटीट्यूट कर रहा है तो वो हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल वे में समझें तो अगर कोई भी मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू या कोई भी कंपनसेशन जो है हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम को रिप्लेस कर सब्सटीट्यूट कर रहा है। अब सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे? वही हमारे एसेट, जो कि जैसे मशीनरी है वहाँ से हम वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो जो प्लांट है वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कोई उसका कंपनसेशन बिजनेस रिसीव कर रही है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। और अगर वो कुछ मंथ्स का लॉस है, मतलब सिंपली लॉस है, इनकम का कंपनसेशन है या मतलब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, तो वो हो जाता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑल राइट, देन नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू का डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ लीज एंड माइनिंग केसेस। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो लीज के केसेस होते हैं बेसिकली, अगर तो लीज के केसेस में कोई सलामी या प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है पीरियोडिक फॉर्म में तो वो हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और वहीं अगर टेनेंसी को सरेंडर करने का केस हो तो वहाँ जो कंपनसेशन टेनेंट रिसीव करता है इन ल्यू ऑफ सरेंडरिंग टेनेंसी राइट, तो दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट। और इसी के रिगार्डिंग ये कुछ केसेस थे, जैसे CIT वर्सेस पानबरी टी कंपनी लिमिटेड, महाराजा चिंतामणि सरनाथ साध्यो। इन दोनों केसेस में बेसिकली ये हेल्ड करा था कि जो तो भाई प्रीमियम है वो तो होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, और जो रेंट होता है वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट।
Next, we have capital expenditure and revenue expenditure. The difference between both is important because revenue expenditure is allowed to be deducted while computing income from business or profession, and capital expenditure is not allowed to be deducted unless specially provided. कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बेसिस सा डिफरेंस ये होता है कि अगर तो कोई एक्सपेंडिचर है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट और एसेट क्रिएट होता है जहाँ से, तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आते हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ से कोई भी एसेट नहीं बन रहा होता। इसको आइडेंटिफाई करने का हमारे पास पहला टेस्ट यही है कि एसेट क्रिएशन या एंड्योरिंग बेनिफिट टेस्ट। इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि क्या एक्सपेंस से कोई परमानेंट एसेट या लॉन्ग टर्म बेनिफिट बन रहा है। अगर तो येस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई न्यू मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग बनाना, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। अगर नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए होते हैं। इसी तरीके के कुछ यहाँ पे हम केस लॉज देख लेते हैं, जैसे एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड। इस केस के क्या फैक्ट थे कि कंपनी ने पैसे दिए टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ मशीनरी, और कोर्ट ये बोलता है कि कोई नया एसेट नहीं बना है, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग इम्प्रूव हुई है, तो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड देन सेकंड केस था एलबी शुगर फैक्ट्री। यहाँ कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया रोड एंड डैम बनाने के लिए, और रोड और डैम जो थी वो गवर्नमेंट की थी, तो ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा कि ऑनरशिप कंपनी की नहीं थी, सिर्फ बिजनेस फैसिलिटेशन हुई है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से सीआईटी वर्सेस मद्रास ऑटो सर्विसेज, यहाँ पे कंपनी ने लीज्ड बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन कराया और कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ऑनरशिप नहीं मिली है, सिर्फ लो रेंट बेनिफिट मिला है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मोनोपोली राइट। मोनोपोली राइट वो होते हैं जब कंपनी एक्सक्लूसिव राइट खरीदती है और सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है, और रूल इसमें ये बेसिकली ये है कि मोनोपोली राइट्स एक्वायर करना कैपिटल है, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट बन जाता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी कोल कंपनी ने पैसे दिए ताकि कंपटीशन ख़त्म हो जाए, तो कोर्ट बोला कि भाई ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से टेक्निकल नाउ हाउ में अगर किसी कंपनी किसी से टेक्नोलॉजी या फॉर्मूला या कोई नॉलेज लेती है, रूल ये है कि अगर उस नाउ हाउ की ऑनरशिप मिल जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर सिर्फ उसको यूज़ करने का राइट मिले तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि एक केस है एलेम्बिक केमिकल वर्क। यहाँ कंपनी ने पेमेंट दिया नाउ हाउ के लिए टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, कोई नया प्लांट नहीं बना, सिर्फ एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो कोर्ट बोला भाई ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और वहीं कीबा ऑफ इंडिया के केस में भी क्या हुआ कि कंपनी को सिर्फ नॉलेज यूज़ करने का राइट मिला, ऑनरशिप नहीं, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट में क्या है कि जब किसी मशीन को रिप्लेस किया जाता है, तो रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर तो उसके कोई पार्ट रिप्लेस हो रहे हैं तो वो तो है भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस टाइप एक्सपेंसेस। देन अगर कोई होल मशीन रिप्लेस हुई है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे न्यू एसेट बन गया तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस। तो सिंपली एक्सपेंडिचर इन कैपिटल when it creates or acquires an asset or endure right, and revenue when it is incurred for efficient running of business without creating any ownership or without creating any long term asset. All right, then नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। इनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको मिलेगा पिन्ड कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ फॉर मोर सच ईजी लॉ लेक्चर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।